हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका ये जो पूरा यूनिट है वो आपका इंट्रोडक्टरी यूनिट ही होने वाला है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, रिस्क के बारे में, रिटर्न्स के बारे में एक बेसिक नॉलेज लेंगे, जिससे आपको एक बेस क्रिएट होगा कि हाँ, हाउ टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है, ऐसे तो सब लोगों को पता रहता है, लेकिन अगर हम लोग डेफिनेशन से जाएं तो इन्वेस्टमेंट मतलब आज की डेट में अगर मैं कोई चीज़ सेक्रीफाइस कर रही हूँ, है ना, विद द एक्सपेक्टेशन कि मुझे फ्यूचर में उससे बेटर रिटर्न्स मिलने वाले हैं, मैं उस चीज़ को इन्वेस्टमेंट बोलती हूँ। ठीक है, आज अगर आप एक एफडी भी बनवाते हो तो आप ये सोचते हो कि हाँ, मुझे 6% या 7% का रिटर्न मिलेगा, 5% का रिटर्न मिलेगा ओवर माई मनी इन्वेस्टेड टुडे, तो हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो जब भी आप इस तरीके का कोई माइंडसेट लो कि आज अगर आप उस अमाउंट को सेक्रीफाइस करके कहीं पर लगाओ तो आप उससे हायर रिटर्न अगर आप एक्सपेक्ट करो तो उसको आप अपनी इन्वेस्टमेंट बोलते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे होते हैं। हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, रिस्क, रिटर्न्स, इन सब के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ अगर मैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स देखूं, कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट करता क्यों है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उसके पीछे, तो हम लोग सबसे पहले वो स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट है इनकम एंड रिटर्न्स। अब कोई किसी का काम ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। ठीक है, मतलब वो कुछ और काम नहीं करता, बट उसके पास अमाउंट होता है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पैसे को ही जो है रोलिंग में चलाते हैं और फिर उसमें से इंटरेस्ट अर्न करते हैं और उसी से अपना प्रॉपर लाइफ जीते हैं। ठीक है, वो ही अमाउंट यूज़ करके, मतलब वो ही उनकी इनकम होती है बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग कोई ऐसा होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है किस ऑब्जेक्टिव से, इनकम अर्न करने के लिए, कोई करता है रिटर्न्स अर्न करने के लिए। रिटर्न्स मतलब हम ऑलरेडी कोई और काम कर ही रहे हैं, बट हमारे पास वहाँ से सरप्लस फंड्स इकट्ठा हो गए तो हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया और हमें थोड़ा बहुत रिटर्न वहाँ से मिल जाता है, दैट्स इट। वो हमारा मेन काम नहीं है। तो वही हम लोग दोनों ऑब्जेक्टिव लेकर चल सकते हैं। कोई उसको इन्वेस्टमेंट भी बना लेता है अपनी, मतलब इनकम पर्पस से भी उसको इन्वेस्टमेंट समझता है, और कोई सिर्फ रिटर्न्स के लिए करता है। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। अब इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस बट ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ एसेट। जब आप अपने फाइनेंसेस एसेट में इन्वेस्ट करें तो वहाँ से आपको कैपिटल गेन्स मिलते हैं। कैपिटल गेन्स मतलब जो हमारे एसेट की वैल्यू ओवर द टाइम चेंज हो जाती है बड़े अमाउंट से, या एक इंक्रीज्ड अमाउंट जब आपको देखने को मिलता है अपने ही एसेट का मार्केट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, तो आपने जितना पैसा वहाँ पर लगाया है वो आपको एप्रिशिएट होके मिला है, ना कि डेप्रिशिएट होकर। ठीक है, तो एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन द अमाउंट। तो एक तो इस वाले ऑब्जेक्टिव के साथ आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, कैपिटल एप्रिसिएशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फंड्स। अब आपके फंड्स आइडल रखे रहें, इससे तो बेटर है कि आप कहीं पे इन्वेस्ट कर उसमें से कुछ रिटर्न्स अर्न कर पाओ, भले कम रिटर्न्स बट रिटर्न्स अर्न कर पाओ, तो वो हमेशा एक बेटर ऑप्शन रहता है। तो आपके फंड्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कई बार कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर फंड्स आपके पास आइडल घर में रखे रहेंगे तो उनके चोरी होने का या और भी मतलब उसके ऊपर खतरे रहते हैं। तो इस वजह से अगर आपको एक सेफ्टी मेंटेन करनी है, अपने फंड्स की सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, तो आपको उसको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो कोई इंसान इस ऑब्जेक्टिव के साथ भी इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट रिस्क हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसी की जो इन्वेस्टमेंट रहता है उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होती है और किसी इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत ज़्यादा कम होती है। तो रिस्क हम लोग का जो है डायरेक्टली रिलेटेड होता है रिटर्न से। ठीक है, अब कभी आपको रिटर्न्स जो हैं बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हाई रहती है। ठीक है, तो हम लोग को ये सारी चीज़ें देखकर ही सोचना है कि हम लोग कौन से वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और किस में इन्वेस्ट नहीं करें। ठीक है, तो रिस्क भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई चाहता है कि नहीं, हम लोग अपना अमाउंट जो है अभी इन्वेस्ट करें लेकिन हमें कम से कम। तो हर किसी का रिस्क एपिटाइट अलग अलग होता है। किसी का रिस्क एपिटाइट बहुत ज़्यादा होता है, कोई सोचता है कि हाँ, हम तो बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर लेते हैं, हमें कोई ज़्यादा बर्डन नहीं है, भले कम रिटर्न्स मिले। लेकिन कोई डरता है इन्वेस्टमेंट करने से कि यार अगर डूब गए पैसे तो डूब गए। तो हर किसी का रिस्क एपिटाइट अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से सबके ऑब्जेक्टिव भी रिस्क को लेकर अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट लिक्विडिटी। अब देखो, अगर आप आज 30,000 पर मंथ कमा रहे हो और आप 30 के 30,000 खत्म कर दो, तो जब आपकी इमरजेंसी सिचुएशंस होंगी, कभी ऐसा होगा कि यार आपको एकदम से फंड्स की ज़रूरत पड़ जाए, तब आप फंड्स कहाँ से लाओगे। ठीक है, तो ये भी लोग इसलिए भी करते हैं ताकि ज़रूरत के टाइम पे लिक्विडिटी बनी रहे। ठीक है, अगर मैं आज अपनी सैलरी का 5%, ठीक है, कहीं पर इन्वेस्ट करती हूँ म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास उस
टाइम पर लिक्विडिटी रहेगी, ठीक है, मेरे पास उस टाइम पर लिक्विडिटी रहेगी, तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ। दूसरा, टैक्स बेनिफिट्स, कई सारे इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिन पर टैक्स आपको नहीं पे करना होता है, ठीक है, वो टैक्स फ्री होते हैं। जैसे अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में से, है ना, 1 लाख रुपीज़ का, और उसमें से आपने इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं कहीं पर, मतलब आप उसमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करो, तो कई सारी इन्वेस्टमेंट्स आपकी टैक्स फ्री रहती है। तो टैक्स बेनिफिट्स भी आपको किसी किसी इन्वेस्टमेंट पे मिलते हैं। तो किसी किसी का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जैसे अगर आप अपनी इनकम में से कुछ अमाउंट इस जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको टैक्स, उस वाली इनकम पर आपको टैक्स नहीं पे करना। तो जो अपन लोग की इन्वेस्टमेंट्स होती है उस पर जो रिटर्न्स होते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट होता है, टैक्स डिडक्टेबल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करना। तो कई सारे लोगों का ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट को लेकर ये भी होता है। तो ये हम लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपको डिसीजन लेना है वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, तो उसका एक जनरल प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ जो इन बुक्स हैं, ठीक है। हम लोग कोई अलग पैटर्न भी फॉलो कर सकता है इसमें, लेकिन अगर हम लोग एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर एक इंसान यही पैटर्न फॉलो करता है। सबका तरीका अलग अलग होता है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, थॉट प्रोसेस अलग होता है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो ये चीज़ें तो ज़रूर देखता ही है, ठीक है। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से, सबसे पहले आप वो अपना एनालिसिस करेंगे। अगर आपके हाथ में आज 1 लाख रुपए हैं तो आपको सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखने की वेयर यू कैन इन्वेस्ट दिस अमाउंट, ठीक है। अब आपके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, आप किसी कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं, डिबेंचर्स ले सकते हैं, एफडी बनवा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, गोल्ड ले सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, मतलब आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, सबसे पहले आपको वो कैटेगराइज करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अब हर एक ऑप्शन का आप रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस करेंगे। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कितना रिस्क है और कितना रिटर्न है। मान लीजिए अगर मैं कोई एक ऐसा लूँ डिबेंचर, ठीक है, डिबेंचर में जैसे आपको अमाउंट बड़ा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और उसमें रिटर्न मतलब अमाउंट उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, उसके मुकाबले रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को रिस्क और रिटर्न्स के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे उनका, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, हर एक ऑप्शन का, ठीक है। अब वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कट शॉर्ट करते जाएंगे। अब ऐसे रिटर्न मतलब ऐसे ऑप्शंस जिसमें आपको रिस्क एंड रिटर्न्स नहीं मतलब सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार रिस्क बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से रिटर्न्स नहीं होते ज़्यादा, तो आप उन सिक्योरिटीज़ को कट शॉर्ट करते जाएंगे। फिर जो सिक्योरिटीज बचेंगे उनको वैल्यूएशन देखेंगे। वैल्यूएशन मतलब आप अगर आज इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू देखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने ये सेमेस्टर नंबर 2 में सीखा है ये सब कुछ निकालना कि हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, उसके फॉर्मूलेज प्रॉपर हैं। तो अगर आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कल जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ठीक है। आप जो आज इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी है, तो ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट करोगे। इसको अपन बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। उसके बाद पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, एक बार आपने 2-3 सिक्योरिटीज शॉर्टलिस्ट कर ली, उसके बाद आप उसको साथ में अब एक बार एनालिसिस करोगे उसका। देखो इंडिविजुअल तो एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया, अब हम उसका प्रॉपर एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें हम लोग उन सिक्योरिटीज़ को साथ में रखकर देखेंगे कि ओवरऑल पोर्टफोलियो हम लोग का कैसा दिख रहा है, ओवरऑल पोर्टफोलियो पे हमें रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं। तो यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। लास्ट स्टेप हमारी है रिविजन एंड इवैल्यूएशन। एक बार आपने प्रॉपर सारी चीज़ों को एनालिसिस कर लिया, आपने फाइनलाइज कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आपको एक बार अपने एक्सपेक्टेशंस जो आप कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो से वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उस पर आपको लास्ट बार एक बार और उसका इवैल्यूएशन करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर पूरे प्रोसेसेस हो गए इन्वेस्टमेंट डिसीजन के कि आपको किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये आपके एक यूनिट नंबर 1 का बेस हो गया है। इसके बाद हम लोग आगे रिस्क के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी यूनिट में, ओके। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द